और जी कैसे हैं आप सभी? हम एकदम बढ़िया। फोन सारे उल्टे करके रखो। अच्छा, टॉपिक क्या था हमारा लास्ट टाइम का? रिवाइज किया आपने? जितना मैंने कराया था। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं। यस। 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 अगर मैं कहूँ, जो यानी जो मरकरी है आपका, वहाँ पे हमारी पृथ्वी के जब 58 दिन होते हैं तब जाके वहाँ पे एक दिन होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है ना? इतना लेट है ये। आलसी। अब इनसे। हम्म। रिवॉल्यूशन 88 डेज, नॉट रोटेशन। हाँ भाई, उसकी मर्जी है कि नहीं? देखो, सभी के मैंने बताया था आपको। इधर ध्यान दो प्लीज प्लीज। रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड और रोटेशन, जो रोटेशनल टाइम पीरियड है, इज टोटली डिफरेंट। ठीक है? अगर आपकी सूरज से डिस्टेंस बढ़ती जाती है तो रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड डेफिनेटली आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है? जैसे हम लोग देखते हैं कि भाई मरकरी का कितना था, 88 डेज। वीनस का कितना था, 225 डेज। अर्थ का 365। मार्स का 687 डेज। है ना? आपका जुपिटर का 11.9, अप्रोक्स 12 ईयर्स आप कह सकते हैं, 12 साल कह सकते हैं। है ना? सेटर्न का 29 ईयर्स, यूरेनस का 84 ईयर्स, एंड नेपच्यून का 165। बट जब बात आती है रोटेशनल टाइम पीरियड की, तो डिस्टेंस का कोई लेना देना यहाँ पे है नहीं। ठीक है? ओके। हाँ, जुपिटर ये भाई साहब, जितना आदमी मोटा उतना तगड़ा घूमता है ये। है ना? बड़ा फुर्तीला आदमी है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा है। भाई ज्यादा तेज घूमेगा तो जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट आएगा। खैर, इधर ध्यान देंगे सभी। तो जहां पे हमने लास्ट टाइम में टॉपिक छोड़ा था, वहां तक कोई डाउट तो नहीं है आपको? वहां से आगे समझाना है? उत्कर्ष बेटा, कोई डाउट आपको? मुझे आप अपना नाम बताइए। हर्ष। ठीक है, धीरे धीरे याद हो जाएंगे मुझे ना। तो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो प्लीज। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अबाउट द सन। यस। मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट टाइम जब हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, तो इंडिविजुअली किसके बारे में क्या क्या खास बातें हैं वो देखेंगे। आप नहीं आए थे लास्ट टाइम, कल तो आपसे तो इम्पोर्टेंट चीज़ें रह गई हैं, जो स्ट्रक्चर था मेन, क्योंकि उसी स्ट्रक्चर। बता दिया, वेरी गुड। ये बहुत अच्छी बात है, ये है ना, ऐसा कोऑपरेशन होना जरूरी है। कोई बात नहीं। अबाउट द सन, सोलर सिस्टम जो है, मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम, मतलब लास्ट क्लास में डायग्राम बताया था। उसी डायग्राम के हिसाब से ही हमारी चीज़ें चल रही हैं। जिनकी समझ में वो डायग्राम अच्छे से आया है, वो क्वेश्चन को, डायग्राम को मेमोराइज करके भी इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। है ना? बाकी तुक्के मारने में तो हम लोग पीछे कहाँ रहते हैं। सूर्य के बारे में, है ना, सूरज के बारे में कुछ बातें लिखेंगे हम यहाँ। जैसे, अच्छा, सौर मंडल, मित्र इसको बोलते हैं सौर मंडल। ठीक है? ये डे है सौर मंडल। तो इसको मैं यहां से हटा दूं अब। देखिए, ये है सूर्य यानी सन। क्लियर? एक एक चीजें बिल्कुल ध्यान से देखनी है। आप अपना फोन ऐसे करो। सूरज, हाइड्रोजन यानी H2 कितना, 71%। हीलियम, गॉड, 26.5%। अदर पार्ट क्या है, 2.5%। जो भी होगा इसमें इज इक्वल टू, यहां तक कोई डाउट तो नहीं? इतना आपको पता है, मैंने बताया था आपको। इससे आगे की बात अब शुरू होती है।
सन से जो जो क्वेश्चन बनते हैं उन पे डिस्कस करेंगे ठीक ठाक से। बाकी कुछ चीजें एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, जरूरी नहीं है कि आप उनको याद रखें। हो जाए तो अच्छी बात है, स्ट्रेस नहीं लेना कि भाई ये तो हमारे याद नहीं हो रहा, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, है कि नहीं। मेन बातें हैं वो याद करनी है। तो एक सूरज और बना लेते हैं जी। हाँ, डायग्राम में हम लोग सूरज बनाते रहेंगे। हाँ, आपको भी अपनी नोटबुक में बनाना है, ऐसे नहीं कि ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी ही है, ठीक है। सूरज, हाँ, वैसे तो हमारा तो एक ही है, ठीक है। अब ध्यान देना, एक वर्ड है जिसको आप लोग बोलते हैं एनाटॉमी, या मैं कहूं स्ट्रक्चर ऑफ द सन। सिंपल, स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर, या सन की बात बोल सकते हैं आप, है ना, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द सन। अब सूर्य का जो सेंटर पॉइंट है ये वाला, ये, इसको आप क्या बोलते हो जी? कोर यानी क्रोड, ठीक है। यस, उसके बाद में क्रोड, यस जी। उसके बाद में जो इससे बाहर की लेयर है उसको आप लोग क्या बोलते हैं? रेडिएटिव जोन यानी विकिरण क्षेत्र, यस, यानी विकिरण क्षेत्र। क्लियर है? उसके बाद में जो ये वाला पार्ट है, ये भी हम सूरज के अंदर की ही बात कर रहे हैं। क्लियर? ये जो ये वाला क्षेत्र होता है पूरा, इसको आप लोग क्या बोलते हैं जी? कन्वेक्शनल जोन, यानी संवहनीय क्षेत्र। हाँ, यस, संवहनीय क्षेत्र, ठीक है। धाराओं के रूप में एनर्जी ऊपर की तरफ बह रही होती है, जैसे हमारे यहाँ पे बारिश नहीं होती, बरसात होती है, कन्वेक्शनल रेन, है ना, ऐसे। अब इतनी बातें हैं, अब बात आती है इसके ऊपर वाली बातें। ध्यान देना, अब ये जो पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये जो सरफेस है सूरज का ना, हाँ, सतह है, ये, इसको आप क्या बोलते हो? फोटोस्फेयर यानी प्रकाश मंडल। कई बार सीक्वेंस से अरेंज करने को पूछ लेते हैं कि भाई इसके बाद कौन सी लेयर आएगी, उसके बाद कौन सी लेयर आएगी, उसके बाद कौन सी लेयर आएगी। फाइन। अब ये तो मैंने बात बना दी है यहाँ पे, या बात बता दी है यहाँ पे। अब इसके बाद मैं इसका सहारा ले लूं डायग्राम का आपकी समझ के लिए। गुड। अब ये जो इसके ऊपर जो पहली लेयर है, ये सरफेस के ऊपर यानी फोटोस्फेयर के ऊपर जो पहली लेयर है, पहली लेयर है, इसका नाम क्या है जी? क्रोमोस्फेयर, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? वर्णमंडल। क्लियर है? क्या बोलते हैं? वर्णमंडल। यस, इसका जो कलर होता है वो होता है लाइट रेड, जिसको आप ऑरेंज टाइप कह सकते हैं, ठीक है। ओके। उसके बाद में एक लेयर और है सूरज के ऊपर, जिसको आप सूरज का एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ये उसका पार्ट है। इसका नाम क्या है जी? कोरोना। यस, नहीं वो नहीं बीमारी वाला नहीं, पेंडेमिक वाला नहीं, ध्यान देना।
कोरोना यानी ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, ये सूरज की सबसे बाहरी परत है। हाँ, हाँ, सूरज की सबसे बाहरी परत। उसके बाद में ये विजिबल होती है। विजिबल का मतलब दिखती है। कब दिखती है? सोलर एक्लिप्स। मैंने सोलर एक्लिप्स, एस ई का मतलब सोलर एक्लिप्स, आगे स्पेस कम था इसलिए मैंने एस ई लिख दिया यहाँ पे। सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण के टाइम जो हमें सूरज की जो लेयर दिखती है ना, ये कोरोना ही है। ये तो इंपोर्टेंट नहीं, लाइट सी, हाँ। जब सूरज है, हमारी पृथ्वी है, उसके बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, तो जो उसकी शैडो पड़ती है हमारी पृथ्वी पे, और अगर आप शैडो वाले पार्ट पे हैं तो आपको चंद्रमा के उधर की तरफ मतलब लाइट दिखती है। वो लाइट ही क्या है? कोरोना है ना। बाकी व्हाट इज सोलर एक्लिप्स, व्हाट इज ल्यूनर एक्लिप्स? कौन सा? नहीं, मैं वो चीज नहीं कह रहा हूं। कोई बात नहीं, टॉपिक पे बात करेंगे अभी, है ना। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी ही है यहां से, हमने इसकी स्टडी के लिए, एक मिशन लॉन्च किया। कौन सा? आदित्य L1 मिशन। L1 मिशन, L1, L का मतलब है लेग्रांज पॉइंट, है ना। आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया हमने ना, अभी अभी किया था सितंबर 2023 में। क्यों किया, मिशन क्यों लॉन्च करते हैं, उसके बारे में भी अभी, सिंपल सी बात है। और आदित्य L1 मिशन हमने क्यों लॉन्च किया? टू स्टडी कोरोना, उसका अध्ययन करने के लिए। अच्छा, किसी भी चीज की स्टडी क्यों करते हैं? उसके बारे में जानने के लिए। जानना क्यों जरूरी है? हमारे ज्ञान का विस्तार होगा, प्लस हम पृथ्वीवासियों के लिए क्या फायदेमंद है, ये बात समझ आ रही है ना। उसी की स्टडी की जाएगी कि भाई कितनी एनर्जी रिलीज होती है, कब तक होगी, है ना, कितनी एनर्जी और है, इस एनर्जी का भारत के लिए क्या फायदा हो सकता है, पृथ्वीवासियों को कितना फायदा हो सकता है उसका। भाई पेरिस एग्रीमेंट किया है ना हम लोगों ने, है ना। ओके, आदित्य L1 मिशन। अब जो बातें L1 क्या जी? अच्छा, यहां, अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर ध्यान देंगे, प्लीज प्लीज। बातें नहीं, देखो, आप लोगों के लिए समझना क्या जरूरी है कि व्हाट इज लेग्रांज पॉइंट। ध्यान सुनना। आपको पता है कि हर सेलेस्टियल बॉडी का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होता है या ग्रेविटी फील्ड होता है। सूरज का अपना है, यानी इस तारे का अपना है, प्लेनेट का अपना होता है, सैटेलाइट का अपना होता है, हर किसी का अपना अपना ग्रेविटी फील्ड है। बट ऐसी भी तो कोई जगह होगी किसी दो ग्रह या तारे और ग्रह या ग्रह और उपग्रह के बीच में कि जहां पे दोनों के अब ग्रेविटी फील्ड लगभग जीरो हो। क्लियर है? यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप वहां पे पुट करते हैं तो वो ना तो इधर जाएगा ना वो इधर जाएगा। इसका मतलब लेग्रांज पॉइंट क्या होता है कि जो दो आकाशीय पिंड जो भी होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज जो भी होती है, उनके बीच का वो क्षेत्र जहां पे ग्रेविटी लगभग जीरो हो जाती है, दैट इज लेग्रांज पॉइंट। और ऐसे 5 हैं हमारे पास, L1, L2, L3, L4। इसमें वो तो, हाँ, वो मेडिकल टर्म है, वो वहां पे चीजें अलग होती हैं, ठीक है ना। तो आप उस तरीके से कह सकते हैं। तो हमने कहां भेजा? L1 मिशन के रूप में आदित्य को भेजा हमने सितंबर 2023। काम क्या होगा? कोरोना की स्टडी करना। ये बात आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है जी। यहां से क्लियर है? ये तो कुछ बेसिक बेसिक बातें। अब इससे आगे भी बढ़ते हैं हम। यहां पे कुछ लिखाने की आवश्यकता नहीं है ना आपको, डायग्राम से आप समझ जाएंगे, सिंपल। एक बात और है,
जो मैं इसको बता दूं, जो याद रखनी है आपको, छोटा कर देते हैं। अगर आप बात करते हैं कि जी सूरज के एटमॉस्फेयर में आप किसको शामिल करेंगे, तो ध्यान देना, एटमॉस्फेयर ऑफ द सन आप शामिल करते हैं किसको? दैट इज क्रोमोस्फेयर। याद रखने वाली बात है, क्रोमोस्फेयर और कोरोना। क्रोमोस्फेयर यानी वर्णमंडल बोलेंगे जी आप इसको, और ये क्रीट बोल देते हैं आप इसको हिंदी में ना, इंग्लिश में याद रखें तो ज्यादा अच्छा है। यानी क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना इज द पार्ट ऑफ सनस एटमॉस्फेयर। क्लियर? डायग्राम ऐसी बनाना जैसा मैंने बनाया, अपना माइंड बिल्कुल भी यूज नहीं करना। यस यस देखो, एटमॉस्फेयर की मैं बात करता हूं। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वायुमंडल। यू नो, हमारी अर्थ का अपना एक वायुमंडल है कि नहीं? सरफेस से लेके 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक हमारा एटमॉस्फेयर काउंट किया जाता है, जिसको आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, होमोस्फेयर एंड हेट्रोस्फेयर, है ना। अब आप इसी के बीच में कुछ लेयर का नाम दे देते हैं। ट्रोपोस्फेयर, उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, उससे ऊपर मीजोस्फेयर, उससे ऊपर आइनोस्फेयर, उससे ऊपर एक्सोस्फेयर। दीज आर द नेम ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर्स, राइट? इतना आपको पता है। अब ऐसे ही जो हमारा सूरज है, इसके ऊपर भी दो लेयर मिलती हैं आपको। कौन सी? क्रोमोस्फेयर की और कोरोना की, है ना। साइंटिस्टों ने देखा, महसूस किया, नाम दे दिया, हम उनको पढ़ रहे हैं। बाकी एटमॉस्फेरिक लेयर्स क्या होती हैं वो हम उस टॉपिक में देखेंगे कि भाई क्या है उसमें, है ना, क्या खास बातें हैं, सैटेलाइट कहाँ पे छोड़ते हैं। हालांकि वो थोड़ा सा पार्ट आता है, जैसे स्पेस टेक में भी हम लोग देखते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में, है ना, कि व्हाट इज स्पेस, इनर स्पेस क्या है, आउटर स्पेस क्या है, स्पेस क्या है, साउंडिंग रॉकेट कहाँ बोलते हैं, सैटेलाइट कहाँ बोलते हैं, प्रोब कहाँ बोलते हैं, डीप स्पेस क्या है, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 या चंद्रयान 1 कौन सा था, सैटेलाइट था या फिर प्रोब था, है ना। ये सारी बातें उससे रिलेटेड है। प्रोब उसको बोला जाता है जब आप किसी दूसरे ग्रह के अंतरिक्ष में कोई चीज भेजते हैं, उसको बोलते हैं प्रोब। और जहां, हाँ प्रोब था वो, क्योंकि वो डीप स्पेस में भेजा गया। डीप स्पेस का मतलब क्या होता है? डीप स्पेस का मतलब होता है कि किसी दूसरे ग्रह का स्पेस, सिंपल। वहां पे जो कुछ भेजेंगे उसको बोलेंगे प्रोब आप। सैटेलाइट किसको बोलते हैं आप? जब आप आउटर स्पेस में हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर पे कुछ भेजते हैं, सैटेलाइट है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। लेकिन जब आप इनर स्पेस में भेजते हैं तो उसको बोलते हैं साउंडिंग रॉकेट। अब इसमें भी फिर कई कैटेगरी आ जाती हैं। लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेज रहे हो कि नहीं, है ना भाई, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में भेज रहे हो कि नहीं, हाई अर्थ ऑर्बिट में भेज रहे हो कि नहीं, है ना। कम्युनिकेशन सैटेलाइट ज्यादातर ये जो ना आपकी हाई अर्थ ऑर्बिट में ही भेजे जाते हैं, लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, है ना। फिर वो पार्ट थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। सूरज की बातें हैं, यहीं तक अभी अपने आप को सीमित रखेंगे, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट आपको? तो ऐसे ही जो एटमॉस्फेरिक लेयर है, दो हैं हमारे पास में सूरज की, कौन सी हैं? क्रोमोस्फेयर एंड, हटा दो उसको यहां से जी। अब आगे है बातें, ये देख लेते हैं। सूरज बनाते रहिए, ज्योग्राफी डायग्राम और मैप बेस्ड होती है। जिसके डायग्राम जितने अच्छे, जिसकी मैपिंग उतनी अच्छी, उसकी ज्योग्राफी उतनी ही अच्छी, है ना। लाइन वाइज लाइन याद रखने से सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट होती है। आप चीजें याद रख सकते हो लेकिन लंबे टाइम तक याद रही जरूरी नहीं है। लेकिन डायग्राम अच्छे से पता है आपको तो इजीली यू कैन रिमेंबर फॉर लॉन्ग टाइम। ये है सूरज का कोर। क्या है जी? कोर, यानी इसको आप लोग क्या बोलते हैं? क्रोड। तेंदुआ नहीं बोलते इसको, ठीक है। टेम्परेचर कितना है इसका? 1.5 करोड़ डिग्री
सेल्सियस, है ना। जब इतना टेम्परेचर है तो जाहिर सी बात है चीजें पिघली हुई अवस्था में ही मिलेंगी, प्लाज्मा है कि नहीं वहां पे, है कि नहीं। ओके, अब आपको पता है कि पानी उबलता है लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पे, रॉकी एलिमेंट या रॉक्स या चट्टाने आपके लगभग 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पिघल जाती है। और जब यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज्यादा है तो चीजें तो आपको जो पिघली हुई अवस्था में यहाँ पे मिलेंगी ही मिलेंगी, प्लाज्मा है यहाँ पे, ठीक है। भस्म हो जाएंगे अगर वहां चले गए तो पता पड़ा, इसलिए आदित्य एल 1 मिशन हमने दूर ही भेजा है, इससे पास में नहीं जाने दिया, पता पड़ा भाई वहां पे फूक गया बेचारा, ठीक है। तो बहुत दुनिया में सबसे सस्ता मिशन था हमारा 450 करोड़ का मोम मिशन जो हमने 2013 में लॉन्च किया था। 450 करोड़ सबसे सस्ता, लेकिन बड़ी अमाउंट है ये हमारे लिए, राइट। अब इधर ध्यान दो प्लीज, ये इस परत का नाम क्या था जी, फोटोस्फेयर यानी प्रकाश मंडल, याद आ रहा है ना, अभी अभी हमने लास्ट देखा डायग्राम में। फोटोस्फेयर, इसका टेम्परेचर कितना था, हाँ लगभग इतना रहता है ना, मोटा मोटा आप 6000 डिग्री सेल्सियस कह लेते हैं कि फोटोस्फेयर का टेम्परेचर है। उसके बाद हाँ उसके उसके बजाय बहुत ठंडा है, जम जाएंगे आप, है ना, इतना ठंडा नहीं, बहुत टेम्परेचर है ये है। देखो प्लीज इधर ध्यान देंगे सभी, सूरज पे ना कुछ काले काले धब्बे भी दिखाई देते हैं आपको, ठीक है, सूरज पे कुछ काले काले धब्बे भी बातें नहीं प्लीज टॉपिक पे फोकस करेंगे। सूरज पे आपको कुछ काले काले धब्बे भी दिखाई देते हैं जिनको आप लोग क्या बोलते हैं, सनस्पॉट, क्या बोलते हो जी सनस्पॉट, भाई सूरज पे हैं तो सनस्पॉट बोल देंगे, आदमी के चेहरे पे तो डार्क स्पॉट बोल देते हैं, सौर कलंक, हाँ 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 सौर कलंक है ये, यस वो ही चीज है सौर कलंक। ध्यान देना, अरे बातें नहीं, इनका टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस। अच्छा आपको कम तो नहीं लग रहा कि यार इतना टेम्परेचर हम वैसे ही पढ़ रहे हैं, हमारी अर्थ पे लाइफ के एग्जिस्ट करने के लिए एवरेज टेम्परेचर 15 से 16 डिग्री सेल्सियस है ना। और गर्मियों में यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाता है जी, खासकर कॉन्टिनेंट टाइप क्लाइमेट में, हाँ 40-43 तक, है ना। अफ्रीकन कंट्री में जाइए 52 तक जाता है वहां पे। तो हीट वेव्स का नाम सुनते हैं आप, नहीं तो सर्दियों में टेम्परेचर पता पड़ा माइनस में चला गया, सियाचिन टाइप वाली जगह में जाके देखिए आप, जम जाए वहां पे आदमी, ठीक है ना। तो हाँ यही ठीक है अपना दिल्ली में ही मुखर्जी नगर में, ठीक है। तो ये बातें क्या हुई, ध्यान देना, टेम्परेचर याद रखना थोड़ा सा जरूरी है, पूछ लेते हैं कि भाई कोर का टेम्परेचर कितना है, फोटोस्फेयर का टेम्परेचर कितना है, सनस्पॉट का टेम्परेचर कितना है, लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस। ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो मैं अब लिखने जा रहा हूं आगे, ध्यान देना। यहां से दरअसल कुछ सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं। सोलर फ्लेयर्स का मतलब समझते हैं जी आप, सौर आंधियां, सनस्पॉट बोलेंगे आप इनको, ब्लैक स्पॉट वर्ड यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है। यहां से क्या निकलती है जी आपकी, सोलर फ्लेयर्स, सौर आंधियां, भाई जैसे हमारे यहाँ पे नहीं चलती आंधी तूफान आ जाते हैं, है ना, हाँ लू भी चलती है, ठीक है। ओके बातें नहीं प्लीज, सौर आंधियां। अब इधर ध्यान देंगे, इतना इतना आपको इधर दिख रहा है, इतना गुड। ये सौर आंधियां जब हमारी, प्लीज जब हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती हैं, यस जब हमारी अर्थ के,
बातें नहीं, देखो ध्यान से सुनेंगे ना चीजें बहुत क्लियर होंगी आपकी। जब ये सोलर फ्लेयर हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती है, जब ज्यादा ही लेंथ हो जाती है, इनकी हजारों किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई तक जाती है ये सौर आंधियां आपकी, है ना। और जब ये हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाती है तो आपको पता है कि स्कैटरिंग प्रोसेस क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ते हैं आप, है ना। हाँ, प्रकाश, ठीक है। तो यस, नहीं ये भी है, ये ही नहीं है, अभी हम लोग देखेंगे। हाँ, वो अलग है, वो अलग है, अल्ट्रावायलेट अलग। इधर ध्यान देंगे, एटमॉस्फेयर में जब ये आ जाती हैं तो ध्यान देना, हमारी एटमॉस्फेयर में, यानी ये पार्ट किसका है, अर्थ पे तो हमारा जो टिका हुआ है, तो अर्थ पे क्या होता है, यहां पे नॉर्थ पोल है कि नहीं, साउथ पोल है कि नहीं। तो नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे सौर कलंक, ये सौर कलंक से जो आंधियां हमारी उठती हैं, यहां पे अलग अलग रंगीन प्रकाश में दिखाई देती हैं वो। यस, ओरा, पहाड़ों पे आप कह सकते हैं, लेकिन हाँ जब आप पोलर रीजन पे कहते हो ओरा नहीं होता, वो ओरोरा होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, आपने, अरे भाई आपने कम से कम एफर्ट तो किया ना, है ना, एफर्ट करना जरूरी है। ध्यान देना, नॉर्थ पोल पे उसको बोलते क्या है जी, अरोड़ा नहीं, ओरोरा ओस्टा, ओरोरा बोरियालिस, ओरोरा बोरियालिस। साउथ पोल पे आप उसको बोलते क्या हैं, ओरोरा ऑस्ट्रालिस। यस, नहीं मैं आपको अभी एक बार लिख लो, मैं आपको बताता हूं, ओरोरा बोरियालिस, बोरियालिस, हाँ हिंदी में इसको आप लिखेंगे ऐसे, बोरियालिस और ऑस्ट्रालिस, ऑस्ट्रालिस ऐसे लिखेंगे। अब क्या होती हैं ये, इसको भी देख लेंगे एक बार, याद कैसे रखना है ये भी देखेंगे, दिख जाएगा इतना, गुड। ओरोरा बोरियालिस और ओरोरा ऑस्ट्रालिस क्या है, ये कलरफुल लाइट्स हैं। क्या है जी, कलरफुल लाइट्स हैं, यानी ये क्या है, रंगीन प्रकाश है। रंगीन प्रकाश है। अब ये घटना दिखती कहां पे है, पोलर रीजन पे, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल। लेकिन अगर मैं एटमॉस्फेरिक, ध्यान से आप सुनना मेरी बातें, अगर मैं एटमॉस्फेरिक लेयर्स की बात करूं कि ये घटना हो रही कहां पे होती है, तो वो होती है आयनोस्फेयर में, ठीक है। कहां पे हो रही होती है, आयनोस्फेयर में। अब आयनोस्फेयर क्या है, जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तो तब देखेंगे कि ये क्या है ना, आयन मंडल बोलते हैं आप इसको। अभी अभी हम लोगों ने देखा था आयनोस्फेयर, अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि बट ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है। हाँ, जहां पे जैसे कोई है कि भाई वो रहा रंगीन प्रकाश, तो वो रहा कहां पे है, वो आयनोस्फेयर में। दिख कहां पे रहा है, पोलर रीजन पे। पोलर रीजन मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल पे उसको आप लोग क्या बोलेंगे, ओरोरा बोरियालिस, BOREALIS। और ओरोरा ऑस्ट्रालिस कहां बोल देंगे, साउथ पे। याद रखने का सिंपल तरीका, ऑस्ट्रेलिया कहां पे है, साउथ में पड़ता है कि नहीं पड़ता, तो ऑस्ट्रालिस याद रख लेना। जब ऑस्ट्रालिस ऑस्ट्रेलिया से याद हो जाएगा तो बोरियालिस आपके अपने आप याद हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। यहां से जो आपके क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी कि व्हाट इज यस, ये तो हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, ये एटमॉस्फेरिक लेयर्स जो हैं हमारी अर्थ की, उसमें से एक लेयर आइनोस्फेयर की है ना। बाकी तो टॉपिक में जब आएंगे तो और अच्छे से हम इसको बताएंगे आपको ना। जैसे अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट का टॉपिक आएगा हमारा, वहां पे चीजें चलती हैं हमारी, ये फिर साइक्लोन एंटी साइक्लोन वगैरह तो अपन स्ट्रेटोस्फेयर में है। और स्ट्रेटोस्फेयर का जो एक्सटेंशन है
वो है 50 किलोमीटर तक, और मैक्सिमम कंसंट्रेशन मिलता है आपको 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक। चीजें बहुत सारी हैं, तो हम डिस्कस करेंगे कि भाई चीजें वही हो। क्या? हाँ हाँ भाई देखो, आप फ्लाइट को हम लोग वहां पे क्यों उड़ाते हैं भाई? बादल बादल का प्रोसेस नहीं होता वहां पे, बादल वगैरह नहीं भी बनते वहां पे, आंधी तूफान वगैरह का ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता नहीं वहां पे, इसलिए सेफ जोन रहता है, फ्लाइट को खतरा ना हो। पैसेंजर्स भी तो होते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है ना भाई, उसकी जो लेंथ है, अगर आप मैं अगर उसकी बात की अगर उसकी ऊंचाई की अगर बात करें, तो लगभग लगभग एवरेज जो हाइट है आपकी ट्रोपोस्फेयर की कितनी मानी जाती है? 13 किलोमीटर एवरेज हाइट। ठीक है, 8 किलोमीटर पोलर रीजन पे, और लगभग लगभग 18 किलोमीटर कहां पे? इक्वेटोरियल रीजन पे, है ना, ट्रोपोस्फेयर की हाइट है ये। अब उसके ऊपर 50 किलोमीटर की हाइट है किसकी? स्ट्रेटोस्फेयर की। अब इस बीच में जहां पे भी उनको कंफर्ट लगता है वहां पे ले जाते हैं वो। ठीक है, ओके, तो ये आपने नोट कर लिया। अब देखो क्वेश्चन यहां से कैसे बनते हैं। कोर का टेम्परेचर, ध्यान देना, सेल्सियस हो चाहे आपका फ़ारेनहाइट हो चाहे आपका केल्विन हो, ये तापमान को मापने के कुछ तरीके हैं हमारे पास। ठीक है ना? यस। दूसरी बात ये है कि टेम्परेचर कितना हमारे पास में कोर का, सरफेस का कितना हो जाएगा, यानी क्लियर है? सनस्पॉट का टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि अधिकतर जो है सोलर फ्लेयर्स यानी सौर आंधियां यहां से निकलती हैं, और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब एंटर कर जाती हैं, तो आपको पता है कि 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा क्या है? एटमॉस्फेयर है कि नहीं है? जिसको आप दो पार्ट में आप डिवाइड करते हैं, होमोस्फेयर एंड हेट्रोस्फेयर, उसमें भी कई लेयरें होती हैं। तो जब लाइट या जब प्रकाश उनमें से होता हुआ जाएगा तो स्कैटरिंग प्रोसेस होगा कि नहीं होगा? कलरफुल लाइट दिखेंगी, वो कलरफुल लाइट जहां पे दिखती है हमें पोलर रीजन पे या उसके आसपास वाले क्षेत्रों में खड़े होके, वो क्षेत्र कौन सा है, वो एरिया कौन सा है? आइनोस्फेयर। जहां पे कलरफुल लाइट है, जहां से दिख रही है, पोलर रीजन है। सिंपल सी बात है, क्लियर? और ये छोटा सा प्रोसेस तो आप सुबह शाम भी देख सकते हो, सूरज के निकलने से पहले, है ना, शाम को जब सूरज, बस नहीं वो ही नहीं, लगभग ऐसी होती हैं वो। देखो अब वो चीजें उसमें फिर अलग है। हाँ देखो, बातें इधर ध्यान दो प्लीज, बातें नहीं। अभी हम लोग कहाँ पे रह रहे हैं? नहीं, भावनाओं में नहीं बहते। देखो, ये हमारी पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, ये है 0 डिग्री इक्वेटर, ये है 23.5 डिग्री, अगर मैं कहूं 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। यस, और अगर मैं इसको बोलूं, ये है 23.5 डिग्री साउथ। मैंने नॉर्थ साउथ क्यों लिखा ये मैं आपको टॉपिक में ही बताऊंगा, जब ये टॉपिक शुरू होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहां पे मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जानबूझ के नहीं लिखा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, पोल है, पोलर रीजन, अब मैग्नेटिक पोल होते हैं, ज्योग्राफिकल पोल होते हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी के हिसाब से पोल की बात कर लेते हैं। क्लियर? ये हमारी अर्थ का नॉर्थ पॉइंट है जिसको आप लोग क्या बोल देते हैं? ये साउथ पॉइंट है जिसको आप लोग क्या बोल देते हैं? अब हम लोग कहां पे रहते हैं? इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पास आउट होती है, ठीक है, लेकिन हम तो उससे भी ऊपर रह रहे हैं ना, यानी हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन से भी नॉर्थ में रह रहे हैं। क्लियर? अब यहां के लोगों को तो ऑरोरा बोरियालिस दिखना लगभग नामुमकिन है ना। हमारे लिए आकाश कहां पे है? बात समझिए, हम लोग लटके हुए तो हैं, बात समझ आई? तो जो वो दिखता है ना, वो पोलर रीजन के आसपास वाला एरिया जो होता है वहां के लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बात समझ आई? ओके, तो शुरू करते हैं अब यहां से आगे। इतनी बातें हैं ये, एज यू विश, इफ यू वांट यू कैन राइट। अच्छा, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। ध्यान देना, देखो अभी ना हमारी अर्थ का टॉपिक शुरू हुआ ही नहीं जी। हाँ बिल्कुल कराऊंगा। अर्थ इतने अच्छे से पढ़ेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन क्यों होती हैं, ये क्यों
भाई इफ यू वांट देन यू कैन राइट, मर्जी है आपकी। अगर लिख लेंगे तो घाटा तो नहीं होगा। उन्होंने कहा भाई ये तो हम भाई बर्बाद हो जाएंगे, नहीं लिखा तो हमने, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, मर्जी है, फटाफट नोट कर लिया करो स्पीड से। ये कुछ एडिशन डिपेंड करता है कि उस टाइम कौन सा हिस्सा है। भाई जरूरी नहीं है कि बस सोलर फ्लेयर निकलती रहे हरदम, वो तो जब निकलती है तब की बात है। नहीं, आंधी नहीं आती है, आंधी नहीं आती है, आपको पता है सूरज भी घूमता है। हाइड्रोजन का पार्टी तो है उसमें सूरज में। भाई हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है, तो अधजली हाइड्रोजन है वहां पे। ठीक है, स्क्वैशिंग होता रहता है, फैलता रहता है, तो बूम कर जाता है, कुछ प्लाज्मा वाला पार्ट वो बाहर आ जाता है, उसी को हम लोग पृथ्वीवासी क्या बोल देते हैं, सोलर फ्लेयर। उस वो इसलिए है ना, टेम्परेचर भी तो है ना उसके लिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। भाई 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वहां पे, तभी तो फ्यूजन प्रोसेस हो रहा है वहां पे। अगर ऐसे इजीली हो जाता तो हमारे पास जो एटॉमिक रिएक्टर है उनमें हम लोग हाइड्रोजन वाला जो हम प्रोसेस स्टार्ट कर देते नहीं अब तक। लेकिन अभी तक हमारे पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं, है कि नहीं। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा सूरज, इनके बारे में कुछ कुछ बातें। और अर्थ का टॉपिक जब भी मैं आपको मतलब अर्थ का टॉपिक जल्दी हो जाएगा हमारा, उसमें हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, क्यों खींचे गए। ज्यादातर नहीं, गर्मी होती है वहां पे। अच्छा, जहां से वो गुजरती है वहीं से गर्मी हो, लॉजिक ये है कि सूरज की रोशनी परपेंडिकुलरली जहां पे पड़ेगी उसी को मान के हमने लाइन खींची है, तो वहां पे गर्मी होगी। हाँ, यस यस यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सुनो अमन, सुनो, टॉपिक आने दो, आप यकीन मानना बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, है कि ना। हाँ, आप चलते फिरते ज्योग्राफर टाइप के होंगे, बात समझ आ रही है ना, उस तरीके से पढ़ेंगे हम, है ना। हाँ ठीक है। नहीं देखो, जितनी मेरी समझ है उस हिसाब से हम लोग बहुत अच्छे से करने वाले हैं आपके एग्जाम के हिसाब से, राइट। अब डायग्राम की बात अगर करें तो हम लोगों ने देखा था यहाँ पे लास्ट टाइम, हाँ, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, ये था हमारा सूरज। अब इसमें हाइड्रोजन कितनी थी बोलो, गुड। हीलियम कितनी थी बोलो, एंड अदर पार्ट। किसने बोल दिया आपको। आपने ऐसा लिखा, मैंने लिखवाया, दोनों में फर्क है ना। कोई बात नहीं, इधर ध्यान देंगे। अच्छा, गलत नहीं, कुछ गलत लिखा है ना। ध्यान देना। ये भाई साहब थे हमारे मरकरी, ये वीनस, ये हमारी अर्थ, और ये मंगल। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ने अभी हल्का हल्का सा बता रहा हूं मैं आपको। मरकरी यानी बुध, वीनस यानी शुक्र, ये है अर्थ, ये है आपके जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, यानी बृहस्पति। बातें नहीं, अरुण, हम्म बातें नहीं, बात, अरे बहुत सारी बातें कर रहे हो ना आप लोग। हाँ हाँ,
हाँ बिल्कुल, दरअसल क्या है ना, लड़कों ने लड़कियों की जिम्मेदारी उठा रखी है बड़ी जिम्मेदारी के साथ, है ना, बातचीत करने के मामले में। इधर ध्यान दो। बस 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 बस, ये हुक्का पीने वाली आदत कहाँ से आ गई आप लोगों में यहाँ? बीड़ी। बस 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 बस। अरे ये प्लैनेट्स बुरा मान जाएंगे भाई, बीड़ी बीड़ी की बात कर रहे हो आप यहाँ, ठीक है ना, ये बेचारे बड़े सज्जन लोग हैं। देखो, अब ये कुछ डायग्राम बनाया था हम लोगों ने, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया भी था कि यस, यस सिर्फ इन चारों में ये। और भाई रिंग्स, इनको आप वलय भी बोलते हैं, इनको आप छल्ले भी बोलते, दरअसल रॉकी एलिमेंट हैं, बस ज्यादा कुछ है नहीं। क्लियर ना? अब स्पष्ट दिखते हैं शनि के चारों तरफ, बाकी के लिए आपको गौर से देखना पड़ेगा, या विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है ना, या फिर जो आपके इसरो के साइंटिस्ट होते हैं उनको एक एक चीज का पता रहता है, वो आपको एग्जैक्ट बताएंगे, है ना, एक एक सेकंड तक की लोकेशन जानते हैं वो इन सब की। ठीक। अच्छा। हाँ बिल्कुल दिखता है। ठीक है, टेलीस्कोप से बिल्कुल फायदा है। अब ध्यान देना, ये सारी बातें मैं आपको फिर दोबारा बताने वाला नहीं हूँ कि भाई साइज के हिसाब से बड़ा कौन सा है, किसके सैटेलाइट है किसके नहीं है, वगैरह वगैरह, वो सारी बातें। ठीक है, अब हम करने वाले क्या है, देखो, सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में हम लोगों ने सूरज देख लिया थोड़ा थोड़ा सा। अब इंडिविजुअली हम क्या देखेंगे, फिर इसी तरीके से चीजें हमारी चलेगी। क्लियर? एक छोटी सी बात मैं और बता दूं आपको, जैसे हम लोगों ने देखा था कि साइज के हिसाब से सबसे बड़ा जो ग्रह था हमारे पास में कौन सा था, दूसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फिफ्थ, सिक्स्थ। इतनी बात क्लियर थी? अगर मैं बोलूं कि आठवें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह, आठवें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप इसको सबसे छोटा ग्रह भी बोल सकते हैं। बात समझ आई ना? ओके, अगर मैं बोलूं कि इनर प्लैनेट्स, ये क्या है, हमारे सारे इनर प्लैनेट्स हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है। अगर मैं बोलूं कि इनर प्लैनेट्स में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है हमारा, अर्थ, ओवरऑल, ओवरऑल जुपिटर सबसे बड़ा है। ध्यान देना, आपके एग्जाम में ना जब भी आपको फंसाया जाता है वो शब्दों में हेर फेर को लेके फंसाते हैं, है ना। आपसे पूछ लिया कि भाई सबसे ब्राइटेस्ट कौन है, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भाई वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, यू नो, बट उसने ये तो पूछा ही नहीं कि भाई प्लेनेट है या सैटेलाइट है या स्टार है, सिर्फ ब्राइटेस्ट पूछा है। तो ब्राइटेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो सौर मंडल में सबसे जो ब्राइटेस्ट है कौन सा हो जाएगा, सन ही हो जाएगा ना, सूरज ही हो जाएगा हमारे पास में। सेकंड नंबर पे कौन सा होगा, वो सारी बात हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना। एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से, बातें नहीं, एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे मरकरी, है ना, और ये डिजिट मैंने इसीलिए लिखी है, प्लीज यू हैव टू रिमेंबर कि पहले नंबर पे सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा, तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा, चौथे नंबर पे सबसे बड़ा, पांचवें नंबर पे सबसे बड़ी हमारी पृथ्वी, छठे नंबर पे सबसे बड़ी यानी हमारा ये जो है वीनस है, शुक्र, सातवें नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह, और आठवें नंबर पे सबसे बड़ा। अब इनर प्लैनेट्स में सबसे बड़ी तो हमारी पृथ्वी हो जाएगी ना। बाकी डायग्राम जब लास्ट क्लास हुई थी तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि किस किस तरीके से क्वेश्चन बनता है आपके सौर मंडल से। ये डायग्राम क्लियर है आपका, और जो कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे, लॉजिक बताए थे आपको इसको चीजों को समझने के, वो अगर पता है तो सोलर सिस्टम से आने वाले क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। चाहे आप एनडीए का एग्जाम दें, सीडीएस का दें, यूपीएससी का एग्जाम दें, पीसीएस का दें, ठीक है ना, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, बाहर नहीं जाएगा जी, कंसेप्ट जरूरी है। तो प्लीज यू हैव टू राइट अबाउट मरकरी। हेडिंग डालेंगे मरकरी यानी बुध, बुध के बारे में लिखेंगे। हाँ हाँ हाँ, मैं अब इंडिविजुअली ही लिखा रहा हूँ ना आपको, जैसा मैंने जो बोला था, बुध के बारे में लिखेंगे। पहला पॉइंट, आप मुझे बताइए बुध के बारे में कुछ खास बातें। यस, छोटा है,
यार 8वें नंबर का सबसे बड़ा भी हो जाएगा। हॉटेस्ट नहीं होगा ये, हॉटेस्ट वीनस होगा, है ना। बट क्या रीजन है वो भी देखेंगे। हाँ, फास्ट रिवॉल्यूशन पीरियड है इसका, यानी 28 दिन में घूम लेता है। क्लियर ना। इतनी बातें आप जानते हैं, क्यों जानते हैं? क्योंकि आपने डायग्राम को अच्छे से समझ लिया है। क्लियर। अब यही बातें अब लिख लेंगे आप, रिवीजन पर्सपेक्टिव से याद अच्छा रहेगा आपको। लिखो बुध यानी मरकरी सूरज के नजदीक है तो लिखेंगे नियरेस्ट टू द सन, नियरेस्ट टू द सन, नियरेस्ट टू द सन। यह सूरज सूर्य के निकट है, सूरज नहीं सूर्य लिखो, ऑफिशियल वर्ड तो वही है। वैसे सूरज भी लिख सकते हैं आप लोकल लैंग्वेज में, कोई इश्यू नहीं है, बट ज्योग्राफी को ज्योग्राफी के हिसाब से लिखा जाए। सूर्य के निकट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, इट हैज नो एनी सैटेलाइट। आपको पता है कि इसका कोई भी उपग्रह नहीं है ना। हाँ, इट हैज नो एनी सैटेलाइट, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट लिखो डेज आर एक्सट्रीमली हॉट। सिंपल, अगला पॉइंट लिखेंगे। यहां पे आप एक डालो ऐसे, यहां पे 2, यहां पे 3rd। डेज आर एक्सट्रीमली हॉट, यहां दिन सर्वाधिक गर्म होते हैं, दिन सर्वाधिक गर्म होते हैं। भाई सूरज के पास होगा, जाहिर सी बात है। अगर इसका ये वाला हिस्सा सूरज के सामने है, ये वाला, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तो दिन ही होगा ना। और मैक्सिमम जो एनर्जी है इसको मिल रही है सूरज की, तो ये वाला पार्ट तो गर्म होगा ही होगा, तो दिन वाला भाग क्या होगा? गर्म रहेगा। लेकिन फिजिक्स का लॉ भी है, जो चीज जितनी जल्दी गर्म होती है वो अपनी एनर्जी को है ना, मतलब बाहर री रेडिएट करके क्या होता है, ठंडी हो जाती है। तया हो गया आपका, ठंडा हो जाता है जब आप रोटी बनाते हैं या कोई भी चीज जो आप लोग गर्म करते हैं। सीधी सी बात है। हाँ, रेतीला पार्ट है वहां पे, दिन में पता पड़ा इतनी स्कॉर्चिंग हीट है, लेकिन रात को पता कंबल ओढ़ रहे हैं आप, वास्को डी गामा टाइप बनना पड़ रहा है आपको, है ना, ये सब। क्लियर ना। तो वहां पे होता है ऐसा। तो ध्यान देना, जब यहाँ पे मरकरी का जो हिस्सा सूरज के सामने, वहां पे रोशनी ज्यादा मिलेगी, इसको एनर्जी ज्यादा मिलेगी, दिन होगा तो दिन एक्सट्रीमली हॉट होंगे। अब ये बेचारा घूमता भी तो है, जब घूमेगा तो जब ये वाला पार्ट पीछे आएगा तो जाहिर सी बात है जो एनर्जी इसके पास में यहाँ पे थी वो एनर्जी बाहर आ जाएगी, वीनस के पास नहीं, स्पेस में चली जाएगी। ठीक है। तो जब वो एनर्जी बाहर आएगी तो क्या होगा? ठंडा भी हो जाएगा, नहीं होगा? लिखो प्लीज, नाइट्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड, नाइट्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड। रातें शर्द भरी होती हैं, रातें शर्द भरी होती हैं। नेक्स्ट, इट हैज मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस, इट हैज मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस। सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। तापांतर, तापमान में अंतर, दिन में ज्यादा गर्मी, रात में मतलब सर्दी इतनी पड़ रही है, तो ऐसा मानते कि लगभग लगभग 560 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर डिफरेंस है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है लाइफ है ही नहीं यहाँ पे, एटमॉस्फेयर यहाँ पे है ही नहीं, है ना। लिखेंगे आप अगला पॉइंट इसमें। नेक्स्ट, इट हैज नो एनी एटमॉस्फेयर, यहाँ कोई इसका वायुमंडल नहीं है। अच्छा, एक बात और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, एटमॉस्फेयर और एनवायरमेंट में फर्क होता है कि नहीं? बिकॉज एटमॉस्फेयर इज द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, एंड एनवायरमेंट इंक्लूड्स एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, है ना। इसलिए संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में आपके आर्टिकल 21 में राइट टू लिव इन क्लीन एनवायरमेंट की बात है, ना कि सिर्फ एटमॉस्फेयर की। बात समझ आई ना? ये चीज बताने जरूरत। वायुमंडल नहीं है, कोई वायुमंडल नहीं है। गर्म है, वायुमंडल भी नहीं है, तो जीवन का मतलब ही नहीं बनता। ये तो हमारी, भाई ज्यादा तापमान होगा, कम तापमान होगा, उनके बीच का अंतर हो जाएगा। ठीक है ना। ये कुछ बात है। अच्छा, एक बात और मैं लिखवाना चाह रहा हूं आपको, इसमें दरअसल एक मिशन भेजा था
नासा ने मैरिनर 10 मिशन। मैरिनर 9 बेचारा उनका फेल हो गया था, वो वहीं से टकरा के उनका डेड हो गया था, है ना। हाँ, मरकरी पे। जाहिर सी बात है, जब हम कोई मिशन भेजते हैं तो कुछ ना कुछ हमारा पर्पस होता है। पर्पस क्या होता है? स्टडी करना। क्यों स्टडी करना? ताकि हम जान सकें। जितना जान सकेंगे उतना अच्छा सोच सकेंगे, और जितना अच्छा सोच सकेंगे उस हिसाब से हम अपनी पॉलिसीज क्रिएट कर सकेंगे, पॉलिसी रणनीतियां बना सकेंगे, है ना। उस हिसाब से हमारी चीजें चलती हैं। ज्यादा कुछ नहीं जान पाए अभी तक हम यूनिवर्स के बारे में। कुछ तो वैज्ञानिक यहाँ तक कहते हैं कि भाई हम लोग ज्यादा जानते हैं, 4-5% ही जान पाए हैं बस यूनिवर्स को। और 4-5% जानने के बाद ही हमने तहलका मचा रखा है कि नहीं। ये हाइपरलूप और ये ट्रेन और ये फाइटर जेट और ये पता नहीं कहाँ कहाँ समुद्र के नीचे से, वो पता नहीं मतलब सॉरी नदियों के नीचे से भी हम लोगों ने जो है मेट्रो वगैरह स्टार्ट कर दिया ना कलकत्ता में, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, टाइम ट्रेवल थ्योरी वगैरह, ये सब स्टीफन हॉकिंग वो हाँ है। और दूसरी बात ये है कि ये सारी बातें क्यों हो रही हैं? मिशन। जब तक जानेंगे नहीं या जब तक कुछ देखेंगे नहीं तो तब तक हम उसके बारे में कैसे अनुमान हम लगा सकते हैं? बात समझ आई? तो ऐसा ही एक मिशन भेजा था नासा ने बुध की स्टडी करने के लिए, ठीक है, 1972। मैं अभी लिखवा रहा हूं, लिखो प्लीज। नासा वॉज लॉन्च्ड मेरिनर 10 मिशन। नासा वॉज लॉन्च्ड मेरिनर, नासा मैंने लिख दिया ऊपर, नासा वॉज लॉन्च्ड मेरिनर 10 मिशन टू स्टडी मरकरी, टू स्टडी मरकरी इन 1972। इन 1972, 1971 72 दो जाता है, बट 72 को याद रखना, वैसे इतना जरूरी है नहीं। हाँ, उसके बाद भी एक मिशन भेजने की बात हो रही है जो 2025-26 तक जाएगा मरकरी पे। और ध्यान देना, उसी के बाद हमें पता चला कि हाँ भाई मरकरी पे कुछ चट्टान टाइप की एक टोपोग्राफी है ना, आकृतियां पहाड़ टाइप के हैं कुछ वहां पे, वोल्केनिसिटी होती है वहां पे, उसी से पता चला। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए स्पेस के मामले में, हमारी समझ बढ़ती गई, तो हमने अपने मिशन का दायरा भी बढ़ाया, है ना। हम लोगों ने इस पर अच्छे से वर्कआउट करना शुरू किया। जैसे हम लोगों ने 1969 में इसरो को एस्टेब्लिश किया था, स्पेस डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, स्पेस डिपार्टमेंट का चीफ प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो उसका काम ये होता है। अभी हम लोगों ने प्राइवेट एंटिटी को भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया है। जैसे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई हमने, है ना, एक संस्था बनाई 2019 में, ठीक है। फिर इन स्पेस बना दी 2020 में कि भाई मेन मिशन पे फोकस करेगी हमारे इसरो। बाकी जो मार्केटिंग पर्पस है, किसी के सैटेलाइट लॉन्च करने हैं स्पेस में, वो सब काम देखो एनएसआई, है ना, एनएसआईएल देखे, इन स्पेस देखे, रेगुलेट करे, वो सारे काम वो करेंगे। क्योंकि अब हमारा काम क्या कि भाई एक अच्छे मिशन पे फोकस किया जाए, जैसे नासा कर रहा है ना, डीप स्पेस में जाके कि आखिर कहाँ तक है यहाँ पे लाइफ, हो सकती है या नहीं भी हो सकती है कि नहीं, उसका फायदा हमारे पृथ्वीवासियों के लिए क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। जिस तरीके से हमारी एक्टिविटी चल रही है, आपको पता है कि पृथ्वी गर्म भी हो रही है ना, पोल्यूशन भी ज्यादा हो रहा है, तो अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं लोग, है ना, खासकर वैज्ञानिक, है ना, सोच रहे हैं कि भाई पृथ्वी का तो चलो काम जैसा भी होगा, अपना मंगल वंगल पे ढूंढ लेते हैं, जाके वहीं पे रह लेंगे, है कि नहीं। तो लंबी सोच रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो पा रहा है? जानते हैं थोड़ा बहुत स्पेस के बारे में। भाई जो एनवायरनमेंट यहाँ पे है हमारे जिंदा रहने के लिए, अगर ऐसा एनवायरनमेंट किसी और के आसपास मिल जाए या ऐसा एनवायरनमेंट बना दें तो जीवन पॉसिबल है कि नहीं है। मिशन चल रहे हैं हमारे। मिशन भेजा तो था भी अभी अपने चंद्रयान-3, है कि नहीं, अगस्त 2023 में, पिछले साल ही भेजा साउथ पोल पे, पहला मिशन वर्ल्ड का ऐसा साउथ पोल पे जो है भेजा, ठीक है ना। ग्रेविटी इतनी है, पता पड़ा भाई अब टकरा के मर गया वहां पे, फेल भी तो हुआ था ना हमारा मिशन 2, ठीक है ना। वो चीजें, बाकी ऑर्बिटर तो काम कर रहा था ना, पार्सली सक्सेसफुल, ठीक। तो ये कुछ बातें थी। तो अब ऐसे ही कुछ मिशन लॉन्च करते रहते हैं और हम लोगों ने भी। और चलो, जब मिशन की बात हो ही रही है तो मैं कुछ बातें और बता दूं मैं आपको। दरअसल ऐसा था, आपको पता है कि पहले हमारे पास में कोई भी स्पेस एजेंसी नहीं थी। हालांकि 1945 में छोटा सा एफर्ट किया गया था स्पेस टेक्नोलॉजी को लेके, है ना, लेकिन जवाहरलाल नेहरू साहब ने ज्यादा फोकस नहीं किया उस चीज पे। तो उसके बाद में अब स्पेस के फायदे हमारे लिए बहुत हो सकते हैं,
इस बात की समझ हमें और अच्छे से बाद में आई, है ना। जब तक तो हम यूएसएसआर, जिसको आज आप रशिया बोलते हैं, उसी से ही अपने मिशन लॉन्च करवाते थे, सोयूज वगैरह जो उनका रॉकेट है ना, उनसे। अब उसमें बातें क्या हुई भाई, जब हम दूसरे, प्लीज ध्यान देंगे, बहुत अच्छा कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। अगर हम दूसरे देश से अपने मिशन लॉन्च करवा रहे हैं तो जैसी बात है, हमारा पैसा बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। और उस टाइम तुम गरीब आदमी थे, कहाँ था हमारे पास में इतना कुछ, है ना। PL480 अनाज भी हम लोग अमेरिका से मंगाते थे खाने के लिए, ठीक है नहीं। और अगर हम वो अनाज वहां से ना मंगा रहे होते, हम सेल्फ डिपेंडेंट होते, सेल्फ रिलायंट होते हम, तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। लाहौर तक का एरिया जो हमने कब्जाया था 1965 में, उसको छोड़ने की मेन वजह ये, सॉरी, कई वजहों में से एक वजह ये भी थी, अमेरिका ने हमें धमकी दी थी कि 1947 वाली जो लाइंस हैं आपकी रेड क्लिफ, अगर वो ही नहीं बनाई रखी जाएंगी तो ये हम आपका बंद कर देंगे अनाज। अब जनता को तो भूखा नहीं मरने देते हम, है ना। तो मजबूरी में हमने फिर क्या किया, शास्त्री साहब ने, कि भाई जय जवान जय किसान का नारा दिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि भाई वीक में एक दिन सब व्रत रखो, है ना, अनाज बचेगा, हमारी जनता का पेट भरेगा। और मंडे का दिन चूज किया गया। और आज मंडे का व्रत रखते हो आप? नहीं रखते? नहीं, आप नहीं रखते, मतलब रखते हैं लोग शिव जी के लिए, ठीक है ना। ये जो है वहीं से शुरू हुआ। उसके बाद में क्या हुआ कि राजीव गांधी जी ने सोचा कि भाई अब हम अपने लिए कुछ काम करने जा रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, तो अब क्रायोजेनिक इंजन की हमें आवश्यकता थी। ये -273 अप्रोक्स डिग्री पे काम करता है ये, लो टेम्परेचर पे, है ना। तो हमारे पास वो इंजन था नहीं, अमेरिका से लेने के लिए बातें की जा रही थी। तो राजीव गांधी जी ने जो है बोला कि भाई हम जाएंगे और ये इंजन लेके आएंगे, फिर हम अपने मिशन खुद लॉन्च करेंगे, ठीक है। लेकिन अमेरिका ने हमें वो इंजन देने से मना कर दिया। देखिए भाई, जब हम तुम्हें दे देंगे तो फिर हम तुमसे पैसे कैसे कमाएंगे भाई, बिजनेसमैन लोग हैं वो, ठीक ही है ना, ठीक ही बात है ना, वो अपनी टेक्नोलॉजी क्यों देंगे भाई। ओके। उसके बाद में हमारे वैज्ञानिकों ने खूब मना किया, उन्होंने कहा जी मत जाओ आप अमेरिका, हम गरीब आदमी, वो अमीर आदमी है, वो ढंग से बात तक नहीं करेंगे हमसे। अब राजीव गांधी जी, अब तुम्हें पता नहीं हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा जी स्ट्रोंगेस्ट तो वही है ना, अभी हम भले ही बड़ी हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। तो जी बेचारों से उनसे इंतजार करवाया और फिर व्हाइट हाउस में मना कर दिया, फिर हम नहीं देते तुम्हें इंजन। तो उन्होंने बोला कि भाई पहले ही मना कर देते आप, ठीक है। तो क्या हुआ, मना कर दिया, फिर आगे बेचारे। उसके बाद में क्या हुआ, इसरो के वैज्ञानिकों ने बोला नुके जी ऐसा है, कोई बात नहीं, मना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बेइज्जती मतलब हमारी बेइज्जती है। और इसरो के साइंटिस्टों ने क्या किया, 1993 में PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दुनिया का सबसे सक्सेसफुल रॉकेट बना के तैयार कर दी। हालांकि इसके लिए काम चल रहा था पहले 1979 से ही, APJ अब्दुल कलाम साहब के टाइम से ही। उनका भी पहला थोड़ा फेल हुआ था, लेकिन बाद में चीज सक्सेसफुल हो गई हमारी। पहले वो DRDO में काम करते थे, बाद में स्पेस में आए थे आपके APJ अब्दुल कलाम साहब। उसके बाद में फिर आप देखते हैं कि भाई हम लोगों ने फिर GSLV मैक 3 बना दिया, है ना, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इसको आज आप बाहुबली भी बोलते हैं। हमने चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 इसी से लॉन्च किया है। और अभी हम और भी हैवी रॉकेट, या मैं कहूं हैवी सैटेलाइट लॉन्च करने की प्लानिंग में है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारी बेइज्जती हुई थी अमेरिका के हाथों। अब हम इंडियंस कैसे हैं, हम इंडियंस ऐसे हैं ना कि भाई जब तक हमारा दिल विल ना टूटे, है कि नहीं, जब तक हमारी बेइज्जती से इज्जती सी ना हो, तब तक हमारा दिमाग काम नहीं करता, क्लियर है। और फिर उसके बाद मैंने कहा अच्छा बेइज्जती कर दी, ठीक है, अभी आपके बारे में SSC टॉप, UPSC टॉप, फिर लग जाते हैं। ऐसा ही हुआ यहां पे भी। 2017 में, प्लीज इधर ध्यान दो, 2017 में अमेरिका ने 64 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए अलग अलग ऑर्बिट में, है ना। और दुनिया में बताया, उन्होंने कहा देखो भाई सभी 64 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, है किसी में इतना दम। अब हम तो पहले दिल विल तोड़वा के बैठे थे ना, पहली बेइज्जती हो रखी थी हमारे, तो हमें तो बदला भी लेना था। हमने क्या किया, 2017 में ही 104 सैटेलाइट लॉन्च किए, तो क्या अमेरिका 104, ठीक है। तो अब उसके बाद में क्या हुआ, हो गया ना काम पूरा। और फिर बोलते हैं लोग 104 तेरे भी हैं इसमें, अमेरिका
बात समझ आई? और आज इसरो एस्ट्रोफिजिक्स के मामले में, या मैं कहूँ स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 है हम आज। बात समझ आ रही है? किसकी वजह से? भाई बेइज्जती हो गई थी ना, है ना। हम इंडियंस ऐसे ही हैं। एक एक बात है ना कि भाई कुछ भी करने का, लेकिन जयकांत सिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का। और है ना, और है ना, और कर दिया काम उसे। ओके ठीक है, चलो खैर, जस्ट फॉर फन ओनली। तो बात समझ आई? तो मेरिनर 10 मिशन था, एक स्टडी के लिए भेजा। अब आगे लिखेंगे आप अबाउट वीनस। यस, फटाफट लिखेंगे। ये वीनस, इन भाई साहब के पास में बहुत भर भर के बातें हैं। नहीं, मैं भरा हुआ नहीं है, खास बातें इसकी इतनी है, अभी देखेंगे। आप लिखेंगे पहला, पृथ्वी के नजदीक है तो नियरेस्ट टू द अर्थ। फर्स्ट पॉइंट, नियरेस्ट टू द अर्थ, पृथ्वी के नजदीक है। कौन है पृथ्वी के नजदीक? नेक्स्ट, ट्विंस प्लैनेट। ट्विंस प्लैनेट लिखो इंग्लिश में, जुड़वा ग्रह, है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्विंस प्लैनेट, या शॉर्टकट लिखो ट्विंस प्लैनेट। इसको जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं। साइज में ज्यादा फर्क है नहीं इसके और पृथ्वी के, हमारी अर्थ के, इसलिए जुड़वा बोल देते हैं। जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं या कहते हैं। नेक्स्ट, कोई बात नहीं, भावनाओं में नहीं बहते। ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे प्लीज, इसमें लिखेंगे आप, ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अब मुझे एक बात बताएंगे आप, मैंने एक, यहां पे देखो, नोट करके लिखेंगे, नोट, नोट करो इधर ही, नोट। यस, अभी और भी देखेंगे ना हम। सबसे ब्राइटेस्ट कौन है हमारे सोलर सिस्टम में? पक्की बात है, वीनस है, सन है। सेकंड नंबर पे सबसे ब्राइटेस्ट, सीधी सी बात है। क्वेश्चन बनने की टेक्निक समझ रहे हैं, किस तरीके से शब्दों को ये लोग घुमाते हैं, उसी पे फोकस कर रहे हैं। ध्यान देना, मैंने एक वर्ड लिखा है क्या? ब्राइटेस्ट, यानी चमकीला, सबसे चमकीला। ध्यान देना, यस, मैं उसी को लेके यहां पे लिखने जा रहा हूं, ब्राइटेस्ट यानी, ध्यान देना, सबसे चमकीला कौन है हमारे सोलर सिस्टम में? उसके बाद कौन है? मून भी कौन सा? अर्थ वाला। ध्यान देना, जितने भी प्लेनेट है, दो को छोड़ के, मरकरी और वीनस, सभी के उपग्रहों को मून बोला जाता है, सैटेलाइट बोला जाता है, ल्यूनर बोला जाता है। तीनों का मतलब उपग्रह ही होता है। क्लियर ना? इसलिए जब, यस, अगर आप चंद्रमा नाम ले तो बताओ कि चंद्रमा कौन सा चंद्रमा है? ये पृथ्वी वाला है क्या? तो पृथ्वी आपको मेंशन करना है, राइट। उसके बाद में क्या है आपका? यस, यही बताना चाह रहा हूं मैं आपको, इसीलिए मैं ये लिख रहा हूं। सबसे ब्राइटेस्ट कौन है जी? फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे कौन है? थर्ड नंबर पे कौन है? सिर्फ ब्राइटेस्ट की बात है, ब्राइटेस्ट, चमकीला। अब देना, अब देखना यहां पे, ये क्या है? स्टार। ये क्या है? सैटेलाइट। हाँ, यानी उपग्रह, मून भी इसको बोलते हैं। और ये क्या है? प्लैनेट। अब आपने क्या लिखा है? ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। मैंने आपको थर्ड वाला लिखा है, क्लियर ना? इसका मतलब ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, लेकिन सबसे चमकीला उपग्रह कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा ना। समझ आ रही है बातें? सूरज के बारे में तो आप जानते ही हैं, लिखा है मैंने, इसको आप ऐसे ही नोट करके लिखो, बिल्कुल ऐसे ही। यस, ब्राइटेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम इज मून। और मून भी कौन सा? अपने अर्थ वाला, ठीक है। सबसे ब्राइटेस्ट तो है ही हमारे पास में, कौन से वाला? कौन सा है? सूरज ही है ना। बाकी तो वीनस के बारे में तो हम लोग लिख ही रहे हैं, प्लेनेट तो है ही है ये, है ना। अब चमकीला क्यों है? नासा के कुछ वैज्ञानिकों ने बोला कि भाई यहाँ पे चांदी का रेशो ज्यादा है, तो उस वजह से चांदी रिफ्लेक्ट होती है।
तो संभावना है कि भाई चांदी हो इस पे, तो उस वजह से ये चमकता होगा। ऐसे कुछ उन्होंने कुछ बातें बताई। अगला पॉइंट लिखेंगे मॉर्निंग स्टार। नोट बंद कर दो, नोट बंद कर दो। नोट जो आपने किया था ना, उससे आगे मेन पॉइंट में लिखना है अब। हाँ, मॉर्निंग स्टार, हाँ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉर्निंग स्टार। इसे भोर का तारा भी कहते हैं, या भोर का तारा भी कहते हैं। मैंने भोर बोला, सुबह क्यों नहीं बोला? भोर सुबह में फर्क होता है ना। सुबह हम ज्यादातर सुबह में हम ज्यादातर वो टाइम काउंट करते हैं जो सूरज के निकलने के बाद वाला टाइम होता है। हाँ, और भोर का मतलब जो सूरज से निकलने के पहले का टाइम होता है, उसको भोर बोलते हैं। लगभग 5 बजे के आसपास, 5, साढ़े 5, साढ़े 4 के आसपास, हाँ, सनराइज वाला टाइम। बात समझ? इसलिए मॉर्निंग इंग्लिश का शब्द है, इंग्लिश का वर्ड है। हिंदी में भोर लिखना आपको, ना कि। अगला पॉइंट लिखेंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देना सभी। सूरज निकलने से पहले पूर्व में जो आपको सबसे चमकीली चीज दिखाई दे, दैट इज वीनस, है ना। अगला पॉइंट, इवनिंग स्टार। इसको आप लोग क्या बोलते हैं? इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, नहीं, साय का तारा भी बोलते हैं। सूरज छिपने के बाद जो आपको सबसे चमकीला दिखाई देगा वेस्ट में, वो क्या होगा? नहीं, वो नॉर्थ में होता है, वेस्ट में कहां से आया देवी वो है? हाँ, वेस्ट। मेरे भाई, सूरज कहां पे छिपता है? कहां दिखेगा? दक्षिण में दिखेगा ये? पश्चिम में दिखेगा ना, शाम के टाइम। अमन, कैसी गड़बड़ कर रहे हो भाई? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लिखो, इसे साय या शाम का तारा भी बोलते हैं। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार दोनों बोलते हैं। नेक्स्ट, अगला पॉइंट लिखेंगे सिस्टर ऑफ अर्थ। अरे बहुत भर भर के बात लिए हुए है ये वीनस आपका। सिस्टर ऑफ अर्थ, इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। अब ये पृथ्वी की बहन है, इसका मतलब ये नहीं कि पृथ्वी इसका भाई हो गया। हमें पता ही नहीं जेंडर क्या है, वो तो हम इज्जत के बोलते हैं, हमारी माता है ना। धरती माता हमारी अन्न देती है, खाते हैं, जिंदा है तो माँ पालते हैं ना बच्चे को, धरती पाल रही है। अब बहन के पास में भाई रहता है, चंद्रमा इसके पास है, इसलिए हम उसको चंदा मामा बोल देते हैं। सिंपल है ना, लॉजिक तो यही कहता है। खैर, आगे लिखेंगे सिस्टर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की बहन है। पृथ्वी की बहन है। नेक्स्ट, गॉड ऑफ ब्यूटी। नेक्स्ट पॉइंट, गॉड ऑफ ब्यूटी। हाँ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, प्लीज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गॉड ऑफ ब्यूटी। सौंदर्य का देवता भी कहते हैं आप इस। नहीं, ये हम पृथ्वी वालों ने मान लिया ना, हर चमकती हुई चीज को सुंदर कह देते हैं हम, वही है ना। अब हर चमकती चीज सुंदर थोड़ी ना होती है, बात समझ आई? चमकता बेचारा बोलते हैं हाँ भाई बड़ा सुंदर होगा ये, बस अगर इसकी मम्मी होती तो भाई काला टिक्का विक्का लगाती, इसको निकले बेटा नजर उतार ले। ठीक है भाई, बहनी तो है, माँ तो पता नहीं ना। खैर देखो, लॉजिक बताता हूं, इन सभी का जन्म थ्योरी के अकॉर्डिंग सूरज से हुआ है, तो सूरज इनका या तो माँ कह लो या पापा कह लो, जो भी कह सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन ये ऑफिशियल। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो प्लीज, गॉड ऑफ ब्यूटी, इसे ना सौंदर्य का देवता भी कहते हैं आप। क्लियर? अगला पॉइंट लिखेंगे हॉटेस्ट प्लेनेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हॉटेस्ट प्लेनेट। ओह माय गॉड, इट इज अ न्यू क्वेश्चन। मरकरी को क्यों बोलेंगे भाई? जितनी एनर्जी लेता है वो उतनी एनर्जी को वो वापस स्पेस में भेज देता है, तो ठंडा भी हो गया, गर्म हो रहा है ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है ठंडा हो रहा है। हाँ, अब ये क्यों रहता है गर्म, अभी उसको देखेंगे ना। यहाँ पे हम पहले आप नोट करो, क्या हॉटेस्ट प्लेनेट। भाई जब आपने पूछ ही लिया तो मैं फिर बता दूं। डाउट नहीं छोड़ता मैं, ठीक है, सारी बातें क्लियर, ध्यान देना। अब इसको समझाने से पहले कुछ छोटी सी बात और बता रहा हूं मैं आपको। हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस कितनी है? क्लियर? सेकंड नंबर पे कौन सी गैस है?
वैसे 20 पॉइंट समथिंग है, लेकिन मोटी मोटी हम 21% मान लेते हैं, राइट। थर्ड नंबर पे कौन सी गैस है? आर्गन, हाँ 0.93% है। चौथे नंबर पे गैस कौन सी है? CO2, कितनी है? 0.039%। ये बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर पे थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा जो गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में, ऑर्गन है, ना कि CO2। CO2 का नंबर उत्कर्ष कितने पे आता है? चौथे नंबर पे। अगर मैं बात करूं, ध्यान देना, 1% भी नहीं है ये, तब जाके हम परेशान किससे हैं बोलो? ग्लोबल वार्मिंग, गुड। बट ध्यान देना, ध्यान देना, ग्लोबल वार्मिंग इज द पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज इन क्लाइमेट चेंज वी इंक्लूड ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्लोबल डिमिंग। डिमिंग ठंडापन है ना, जब सन रेडिएशन कम आए हमारी अर्थ पे तो ठंडापन होगा, मींस कम एनर्जी आएगी। उसका लॉस ये है कि वह फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो इकोसिस्टम के लिए वो अच्छा नहीं है ना, हाँ परेशानी होती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब जब एक्सेस लेवल पे हमारे पास में रेडिएशन आ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, गुड। ग्लोबल वार्मिंग से हम लोग बहुत परेशान हैं। बड़ा नुकसान क्या है? पोलर रीजन पे बर्फ है, ग्लेशियर्स हैं कि नहीं है? बर्फ यानी बर्फ के पहाड़ों को आप लोग नॉर्मल लैंग्वेज में ग्लेशियर बोल देते हैं, पहाड़ बोल देते हैं बर्फ के। धरती गर्म होगी तो वो पिघलेंगे, ठीक है। अगर पिघलेंगे तो जाहिर सी बात है सी लेवल राइज करेगा, बढ़ेगा कि नहीं करेगा? अब सपोज हमारी कोई नदी है, रिवर है, उसमें एनुअली पानी आता था सपोज 100 लीटर, लेकिन बर्फ के पिघलने से पानी का रेशो बढ़ गया, अब वो सपोज 150 हो गया या 120 हो गया, तो 20 लीटर तो एक्सेस हो गया ना। अब वो पानी साइड वाले एरिया में जाएगा, कोज टू फ्लड। अब जब फ्लड की बात आएगी यहाँ पे, तो आसपास की जो भी फसलें वगैरह खराब होंगी, पानी जमा होगा, डेंगू मलेरिया वगैरह वो सब जो भी पानी से बीमारियां होती हैं वो होंगी। एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? एनडीआरएफ का जो है, फिर एनडीआरएफ को यहाँ पे आना पड़ेगा, भाई ये संभालो, वो भाई बाढ़ से जो जो बचाना वगैरह है। सिर्फ पानी ज्यादा कहाँ पे जाएगा? समुद्रों में जाएगा। समुद्र का सी लेवल बढ़ गया, आप 1 मीटर पानी का जो सी लेवल है वो उठा दो, मुंबई डूब जाएगा। डूबने का मतलब ऐसे नहीं, बिल्डिंगें लबालब भर गई पानी से, मतलब सड़कों पे पानी आना शुरू हो जाएगा। क्लियर? मालदीव, मालदीव अब वो तो कुछ अलग बात है, वो कॉन्सेप्ट है। हाँ वो कुछ, देखो क्या बातें होती है ना भाई, आपने चीजें फिर और भी आएंगी उसमें, सिर्फ आप इतना समझेंगे। जब सी लेवल बढ़ेगा तो कोस्टल रीजन वाले क्षेत्रों में पानी आएगा समुद्र का, कोस्टल कंट्री जितने भी है, मालदीव टाइप के देश डूबेंगे। जब हमारे कोस्टल रीजन में पानी आएगा तो पानी का खारापन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ग्राउंड वाटर टेबल जो, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जब हम उस पानी को पियेंगे तो डिहाइड्रेशन की एक प्रॉब्लम आएगी कि नहीं होगी? वैसे भी लोग मरने शुरू हो जाएंगे, खारेपन में कुछ फसलें होंगे नहीं, मिट्टी, सब चीजें, बहुत मामला डाउन ड्यू टू ग्लोबल। सरकार ने क्या किया? अब क्योटो प्रोटोकॉल हमने किया था 1997 में, 2020 में खत्म हो रहा था वो, उसका सेकंड फेज हमने 2015 में पेरिस एग्रीमेंट किया। क्या है कि भाई इस सेंचुरी के लास्ट तक लगभग 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कम करना है, इसीलिए तो, ताकि हम अपनी पृथ्वी बचा सके। अब कुछ लोग इससे भी एडवांस है, भाई पृथ्वी नहीं बचा पाए तो अल्टरनेट ढूंढ लो। मंगल पे प्लॉटिंग की तैयारी, चंद्रमा पे प्लॉटिंग की तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है ना, सिंपल सी बात। ठीक है, अब रेट क्या होंगे वो सब वहां के लोग जानते हैं। अब आपका क्वेश्चन है, सुनो प्लीज, अब क्वेश्चन आता है आपका कि ये इतना गर्म क्यों है? इतनी बात समझ में आई? इतनी है तो हम पृथ्वीवासी गर्मी से परेशान है। क्लियर? अब वीनस की बात आती है। वीनस का जो एटमॉस्फेयर है ना, यहाँ पे, ये मैं अगर इसकी बात करूं, यहाँ पे ये जो इसका एटमॉस्फेयर है, लगभग ऐसे मान लो, यहाँ पे 90 to 95% गैस क्या है? और आपको पता है CO2 क्या है? CO2 एक हीट को एब्जॉर्ब करने वाली गैस है। क्लियर? अब ध्यान देना, इसको मैं अगर यहां से हटा दूं तो, पहले इतना ध्यान दे लो, ध्यान देना यहां पे। सपोज ये है हमारा सूरज, ठीक है, सोलर एनर्जी इसमें जा रही है,
हाई फ्रीक्वेंसी के साथ में, ये इसका पार्ट है, ये इसके सामने वाला भाग है, तो इधर क्या होगा, डे, यानी यहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर या मैक्सिमम सोलर रेडिएशन आ रहा होगा, तो ये दिन कैसा हो जाएगा, हॉट रहेगा। अब ये बेचारे, ये भाई साहब घूमते भी तो हैं, तो ये पार्ट इसके पीछे भी जाएगा घूम के, जब घूम के जाएगा तो ये अपनी एनर्जी को बाहर भेजेगा, रिलीज करेगा। जब एनर्जी को रिलीज करेगा यहां पे आके, तो जाहिर सी बात है ऊपर CO2 गैस के बड़े बड़े बादल है कि नहीं, वो इस एनर्जी को रोक लेंगे। जब वो इस एनर्जी को रोक लेंगे, अब एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो क्या ये एटमॉस्फेयर वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहाँ पे गर्म होगा कि एक नहीं होगा, सिंपल। तो गर्म ठंडे का कॉन्सेप्ट खत्म, गर्म ही रहेगा ये हरदम। आप सर्दियों में देखते हो, जिस रात आकाश में बादल होते हैं वो रात, और रात की बजाय हल्की सी गर्म मिलती है आपको, अगर आपने महसूस किया होगा ठंड में। हाँ, सर्दियों में जिस रात आकाश में बादल होते हैं वो रात, और रात की बजाय थोड़ी सी गर्म मिलेगी आपको। क्यों भाई, दिन में जितनी एनर्जी मिली हमारी पृथ्वी को, घूमती है, उसने उसको जो जो वापस भेजा, बादलों ने वो रोक ली, वापस आ रही है। समझ आई ना। तो ये था हमारा वीनस के बारे में, और ये बातें भूलनी नहीं है। अगला पॉइंट क्या लिखा था आपने, हॉटेस्ट क्यों बोलते हैं, समझ आ रहा है आपको। गुड, अगला पॉइंट लिखेंगे आप इसमें, इट हैज नो एनी सैटेलाइट, इसका भी बेचारे का कोई परिवार नहीं है, यानी कोई उपग्रह इसका नहीं है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट, रोटेट ईस्ट टू वेस्ट, इंपोर्टेंट है। रोटेट ईस्ट टू वेस्ट, यह पूर्व से पश्चिम घूमता है। रोटेट ईस्ट टू वेस्ट ऑन इट्स एक्सिस, यानी अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम घूमता है। पॉइंट कितने हो गए, 10 हो गए। नेक्स्ट, लेजी प्लेनेट, हाँ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेजी प्लेनेट, इसे आलसी ग्रह भी बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं, आलसी ग्रह। क्यों बोलते हैं आलसी ग्रह, हाँ, गर्मी में सब आलसी हो जाते हैं। ये कौन सा जवाब हुआ देखो, वीनस रोटेशन, रिवॉल्यूशन, रोलेशन, सॉरी, रिवॉल्यूशन मतलब जब आप किसी के चारों तरफ घूमते हैं, है ना। हाँ, तो रिवॉल्यूशन कितना है जी, 225 दिन में ये घूमता है सूरज के चारों तरफ। रोटेशन यानी जब आप अपनी एक्सिस पे अपने चारों तरफ घूम लेते हैं, दैट इज रोटेशन। और मैंने आपको बताया भी कि देयर आर टू टाइप ऑफ मोशन, यू नो, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन कितना है, अपनी एक्सिस पे घूमने में टाइम कितना ले रहा है, और सूरज के चारों ओर घूमने में कितना टाइम ले रहा है। ये कितना आलसी आदमी है, ज्यादा ही है ना। इसको रामदेव से मिलना चाहिए, है ना, फुर्तीला बनाएगा इसको। चलो खैर, कोई नहीं, समझ आए। जहां पे आपने लिखा लेजी प्लेनेट, नोट करके ये डायग्राम बना लो जल्दी से। गुड, तो पॉइंट कितने हो गए जी हमारे, बहुत है वीनस के बारे में, इतना ज्यादा भी नहीं लिखते, पता पड़ा ये शुक्र में एटीट्यूड आ जाए कि बस देखो सबसे ज्यादा खास बात मेरे पास ही है। हाँ जी, अगला पॉइंट लिखेंगे, व्हेन यू रिवॉल्व अराउंड समवन, रिवॉल्व मतलब किसी के चारों तरफ घूमना, खुद के चारों तरफ। भाई सीधी सी बात, एक बार बातें नहीं, एक बार जब भगवान गणेश जी में और कार्तिकेय में बहस हो गई कि भाई तू बड़ा मैं बड़ा, तो उनको क्या टास्क दिया गया कि भाई जो ब्रह्मांड का सबसे पहले चक्कर लगाएगा दैट इज वो ही बड़ा हो जाएगा, उसी की पूजा सबसे पहले होगी। अब गणेश जी थोड़े से दिमागदार आदमी है ना, कार्तिकेय साहब थोड़े से मतलब पंचुअल, ऐसे बोला तो ऐसे करना है, बस बात खत्म, जो होगा देखा जाएगा। वो तो बेचारे निकल गए ब्रह्मांड के चक्कर काटने, उन्होंने अपने मम्मी पापा के चक्कर काट लिए, है ना, महादेव जी के और माँ पार्वती के। भाई मेरे लिए तो यही ब्रह्मांड है, चक्कर काट के हो गया। तो किसी के चारों तरफ घूमने का मतलब होता है रिवॉल्यूशन, और अपने चारों तरफ घूम लेना दैट इज रोटेशन, है ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, घूर्णन और परिभ्रमण। दिन रात इसी से बनते हैं, है ना, इसी। ओके, अब लिखेंगे, अगला है
अर्थ यानी पृथ्वी के बारे में लिख लो। पृथ्वी अर्थ के बारे में सिर्फ 2 बातें लिखाऊंगा, बाकी अर्थ का टॉपिक अलग चलेगा, बड़ा टॉपिक है अर्थ का, है ना। वहां से आप लोग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखेंगे, वहां से आप एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करेंगे, वहां से आप टाइम निकालना सीखेंगे, डेट डिसाइड कैसे होती है, टाइम डिसाइड कैसे होता है, भारत का 5.5 घंटे का टाइम कैसे आगे है ना, डेट में कैसे फर्क पड़ता है, सारी बातें, 1 डिग्री फॉर्मेट कैसे आता है ना, डायमीटर है, आपका रेडियस है, सरकमफेरेंस है, बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेगी उस टॉपिक में। तो यहाँ पे सिर्फ 2 बातें हम लोग लिखेंगे, कौन सी, आप भी जानते हैं वो 2 बातें, भाई पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं, है ना, और यहाँ पे लाइफ है, ठीक है। ओह माय गॉड, पहले ये अरे भाई अभी तो मित्र, अभी पानी के एविडेंस यहीं पे ही है, चंद्रमा पे भी मिले हैं साउथ पोल पे, लेकिन याद रहे चंद्रमा पे अभी पानी का खोजा जाना हमारे लिए कोई नया एविडेंस नहीं है। 2008 में जब हमने चंद्रयान फर्स्ट मिशन भेजा था बाय PSLV CXL-11 से, तो पानी के एविडेंस दुनिया को सबसे पहले हम लोगों ने बताए थे कि चंद्रमा पे पानी है, ठीक है ना। तो हमारे लिए कोई नई बात है नहीं है कि भाई चंद्रमा पे पानी है, इसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या है, जीवन संभव है। क्या कह रहे हो जी? कोई बात नहीं। अच्छा 12:30 का टाइम हो गया क्या? अरे बहुत जल्दी टाइम बीता। थैंक यू। देखो जी, दरअसल मेरी कोशिश यही रहती है कि चीजें ना आप लोगों की समझ में आए बस, ठीक है ना। चीजें वही होती हैं। और देखो इवन ज्योग्राफी रटने का सब्जेक्ट है ही नहीं जी, जितना आप अच्छे से समझ जाएंगे उतना चीजें ज्यादा अच्छी है। हाँ उसमें थोड़ा सा चीजें उसमें हो गई है। ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम जब भी है, ठीक है। देखो